हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कंप्यूटर साइंस पाठशाला में। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर की मेमोरी की क्या वर्किंग है और कंप्यूटर की मेमोरी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, या मेमोरी को हमने कंप्यूटर में किस हायरार्की में रखा गया है। तो आज इन्हीं सभी विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी? जब भी कोई इनपुट यूज़र के थ्रू कंप्यूटर पर दिया जाता है प्रोसेसिंग के लिए, तो सबसे पहले वो स्टोर होता है अपने सेकेंडरी स्टोरेज में, एंड फिर वो मेन मेमोरी में स्टोर होता है। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के थ्रू। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। 3 प्राइमरी मेमोरी होती हैं। पहली है रैम, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। अनदर वन इज़ रोम, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी, एंड कैश मेमोरी। तो व्हाट इज़ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी? दिस इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि जब भी पावर सप्लाइड होती है किसी भी कंप्यूटर को, तो वो जो कोई भी हम एप्लीकेशन खोलें तो डेटा को होल्ड कर लेती है वो, जब तक वो डेटा रहेगा, जब तक कि कंप्यूटर की पावर ऑन है। लेकिन जैसे ही पावर ऑफ होती है किसी इंटरप्शन के थ्रू, तो जितना भी कंटेंट पड़ा है रैम में, रीड ओनली मेमोरी में, वो सभी रब्ड आउट हो जाता है। तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, डेटा को बेसिकली टेम्परली स्टोर करती है, और इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो एमबीज़ में होता है, दैट इज़ मेगाबाइट में। या इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रोसेस अगर हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, या हम किसी भी प्रोसेस को कंप्यूटर पे या मोबाइल में चला रहे हैं, तो वो कम्प्लीटली रैम में नहीं होता, उसका कुछ पार्ट ही रैम में मौजूद होता है, और जिसकी वजह से जो एप्लीकेशन है हमारी वो जल्दी लोड हो जाती है। लेकिन अगर हम पावर ऑफ कर दें कंप्यूटर की, या मोबाइल में एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल की पावर ऑफ कर दें, तो जितना भी रैम में कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा, और अब अगर आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो वो दोबारा से रिलोड होगी और कुछ टाइम लेगी। तो यहाँ डेटा एमबीज़ में स्टोर होता है। द प्रोसेस इज़ नॉट स्टोर्ड इन द रैम कम्प्लीटली। राइटिंग डेटा फास्टर होती है। यहाँ राइटिंग डेटा फास्टर का क्या मतलब है? मीन्स यहाँ जो प्रोसेस हैं वो ओवरराइट हो जाते हैं जल्दी ही। आप प्रोसेस को अगर दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो आपके सपोज़ मेन मेमोरी में स्पेस नहीं है, तो वो उसको ओवरराइट कर देगा प्रोसेस को, अगर सीपीयू के लिए वो अनवांटेड प्रोसेस है तो इसीलिए जो राइटिंग है डेटा की वो फास्टर होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी में। सो अनदर मेमोरी इज़ रीड ओनली मेमोरी। रीड एंड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल का मेमोरी का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी मेमोरी है जहाँ पे डेटा को आप चेंज नहीं कर सकते। जो प्रोग्राम एक बार डेवलपर के थ्रू उसमें डेवलप किया गया है, वी कैन नॉट चेंज दैट प्रोग्राम। यहाँ पे जो डिलीशन है किसी भी प्रोसेस का या प्रोग्राम का, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड होता है, जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, यानी कि बूटिंग परफॉर्म हो रही है, तो कुछ नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स वहाँ लोड होते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए। तो वो जो स्टार्टअप प्रोग्राम है वो रीड ओनली मेमोरी में ही स्टोर होते हैं। इसमें राइटिंग, डेटा की राइटिंग करना स्लोअर है रैंडम एक्सेस मेमोरी के कंपैरिजन में। So it is used as a smallest memory but faster permanent store for the content which are rarely changed. Now there are some type of read only memory. The first one is PROM. PROM, that is programmable read only memory. ये programmable read only memory क्या है? यहाँ पे एक यूज़र के थ्रू प्रोग्राम किया जाता है
अगर एक बार प्रोग्राम कर दिया तो डेटा और इंस्ट्रक्शन जो भी हैं उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। यूज़र मीन्स डेवलपर हेयर। अनदर टाइप इज EPROM, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम का मतलब ये है कि यहाँ डिलीशन परफॉर्म किया जा सकता है, और वो डिलीशन किसके थ्रू किया जाता है? अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू किया जाता है। डेटा को हम अल्ट्रा वायलेट लाइट डालकर चिप पर डेटा को इरेज कर सकते हैं और फिर से उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी को। अनदर टाइप इज EEPROM। EEPROM means electrically erasable programmable read only memory। यहाँ डेटा अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू नहीं डिलीशन किया जाता है, इरेज किया जाता है, बल्कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके डेटा को इरेज किया जाता है। एंड अनदर लेवल ऑफ मेमोरी दैट इज़ कैश मेमोरी। अब कैश की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि हमारे पास तो मेन मेमोरी थी। कैश की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जो CPU की स्पीड होती है वो मिलियंस और बिलियंस फास्टर होती है देन द रीड ओनली मेमोरी, और जो उनके बीच का कम्युनिकेशन है, अगर कैश नहीं होगी तो उनके बीच के कम्युनिकेशन बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्योंकि CPU अगर मेन मेमोरी से डिमांड करेगा किसी भी प्रोसेस की तो वहाँ डेटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो कम हो जाएगा, वो फास्टर नहीं होगा, वो स्लो हो जाएगा, और CPU कहीं ना कहीं आइडियल स्टेट में बैठ सकता है। इसी वजह से स्पीड या उस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन का एवरेज टाइम या रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है, जिसकी वजह से थ्रूपुट भी कम हो जाता है। तो यही वजह है कि कैश को हम लेके आए। कैश बेसिकली प्लेस हुई CPU और रैंडम एक्सेस मेमोरी के बीच में, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी से बहुत ज़्यादा फास्टर है। ये स्मॉलेस्ट होती है साइज़ में रैंडम एक्सेस मेमोरी के कंपैरिजन में, लेकिन ये फास्टर है इन द स्पीड। अब इसमें क्या होता है कि जब भी CPU को कोई डेटा की नीड होती है या CPU wants to access द मेमोरी, तो सबसे पहले वो चेक करता है कैश में कि जो भी प्रोसेस रिक्वायरमेंट जिस प्रोसेस की भी रिक्वायरमेंट CPU को है वो कैश में है या नहीं। अगर कैश में है दैट मीन्स वो कैश से उस प्रोसेस या उस ब्लॉक को उठा लेगा और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करके रैंडम एक्सेस मेमोरी उस प्रोसेस को एक्सेस कर लेगी। तो यही काम है कैश का। The copies of data from frequently accessed primary memory location, thus reducing the average time. It means कि आपने देखा होगा जब आप किसी वेब पेज को एक्सेस करते हैं या वेबसाइट पर, तो उस साइट की कुछ कुकीज़ बन जाती हैं। वो कुकीज़ जो है वो कैश में स्टोर होती हैं। कुकीज़ मतलब एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है, जो वो हिस्ट्री उन वेब पेजेस की हिस्ट्री वो कैश में स्टोर होती है। तो जब भी हम कोई उसी से रिलेटेड कंटेंट को सर्च करते हैं तो CPU अपने पहले कैश में चेक करता है। अगर उस कंटेंट या उस पेज को CPU वो पेज कैश में अवेलेबल है तो वो वहाँ से CPU कैप्चर कर लेगा और उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करके कंटेंट को रिट्रीव कर देगा। So there are 3 primary memory which we have discussed. Now another memory is secondary memory, जिसको हम auxiliary memory भी कहते हैं। So it is basically used to store and data instructions for future use. This is a non-volatile memory, that means we cannot change the data. This is a permanent storage where the user store the files. It's a larger storage capacity. This memory has larger storage capacity than the RAM or primary memory. So it's very slower or cheaper memory and cannot be directly accessed by the CPU.
if we want to execute a process, so firstly the content of that process needs to be first brought into the main memory from secondary memory, and then CPU will execute that process. So there are some examples of secondary memory, that is hard disk drive, CD, DVD, memory card, pen drive, and etc. These days SSD are used. This is very fast memory for the data transfer from secondary storage to main memory. So the full form is solid state drive. तो इसने रिप्लेस किया हार्ड डिस्क ड्राइव को। तो ये हायरार्की है मेमोरी की, किस तरीके से प्लेस्ड होती हैं मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में। तो पहली मेमोरी जहाँ पे फाइल्स स्टोर होती हैं दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, या इसको हार्ड डिस्क ड्राइव भी कह सकते हैं। उसके बाद डेटा जो है वो मेन मेमोरी में जाता है। अगर किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना हो तो वो सबसे पहले सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में जाता है इन द फॉर्म ऑफ पेजेस। मेन मेमोरी से फिर वो कैश में जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, और कैश से वो सीपीयू में जाता है, और सीपीयू के पास अपनी एक लोकल मेमोरी होती है दैट इज़ कॉल्ड रजिस्टर्स। और रजिस्टर्स में सिर्फ एक इंस्ट्रक्शंस और एक ऑपरेंड ही स्टोर हो सकता है, क्योंकि रजिस्टर का साइज़ बहुत स्मॉलेस्ट होता है। तो अगर हम लोअर लेवल से अपर लेवल पर जाएंगे तो जो मेमोरी की स्पीड है वो फास्टर होती जाएगी, और जब हम अपर लेवल से लोअर लेवल पे जाएंगे तो जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाएगा मेमोरी का। अब डेटा को जब हम स्टोर करते हैं तो डेटा को स्टोर करने की या जो स्टोर डेटा है उसको मेजर करने की कुछ यूनिट्स होती हैं। कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी डिजिट को समझता है दैट इज़ 0 और 1, लेकिन बेसिक यूनिट होती है मेमोरी की दैट इज़ कॉल्ड बिट। अगर हम 4 बिट को जोड़ दें तो वो बन जाती है निबल, जैसे 0010 एंड 1101। अगर हम 2 निबल को जोड़ दें तो वो 8 बिट बन जाती है दैट इज़ कॉल्ड 1 बाइट। और अगर हम बाइट को जोड़ दें तो वो डेटा बन जाता है, चंक बन जाता है दैट इज़, और या फिर कह सकते हैं यूनिट ऑफ मेमोरी बन जाती है। यहाँ पे कुछ यूनिट ऑफ मेमोरी हैं, जैसे KB दैट इज़ किलोबाइट, MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट एंड TB टेराबाइट। तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, 1 MB में 1024 KB होते हैं, 1 GB में 1024 MB, इसी तरीके से 1 TB में 1024 GB होता है। यहाँ अगर बात करें तो इससे लार्जेस्ट यूनिट है मेमोरी की दैट इज़ पीटाबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर जीटाबाइट, फिर योटाबाइट। तो इसी तरीके से PB में 1024 TB होता है, 1 एक्साबाइट में 1024 PB होता है, और 1 जीटाबाइट में 1024 EB होता है, और 1 योटाबाइट में 1024 GB होता है। अगर हम इनका कन्वर्जन देखें, सपोज़ मुझको 1 टेराबाइट से, या कह दें कि 100 टेराबाइट को कन्वर्ट करना है KB में, तो अगर मैं नीचे से ऊपर चलूँगी यानी कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ चलूँगी तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर मैं स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ चलूँगी तो मुझे डिवीज़न करना होगा। सपोज़ मुझे 100 TB को किलोबाइट में कन्वर्ट करना है, तो मैं टेराबाइट से किलोबाइट पे जा रही हूँ, यानी कि लोअर लेवल से अपर लेवल पे जा रही हूँ। तो जितने लेवल हम ऊपर जाते जाएंगे उतने लेवल हमें 1024 को मल्टीप्लाई करना होगा। सपोज़ 1 टेराबाइट से KB कितने लेवल ऊपर है, 1 2 3, तो 1024 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1024 इंटू
1024 इंटू 1024। अब क्योंकि 100 बाइट को मल्टीप्लाई करना है, ये तो 1 टेराबाइट आया, किलोबाइट में चेंज हुआ, ये 1 टेराबाइट किलोबाइट में चेंज हुआ। अगर 100 टेराबाइट को हमें किलोबाइट में चेंज करना है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100। इसी तरीके से जब हम KB को TB में चेंज करेंगे, टेराबाइट में चेंज करेंगे, तो KB को टेराबाइट में चेंज करने के लिए हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 1024 को 1000 मान लेती हूँ, क्योंकि 1024 की कैलकुलेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो 100 KB को हमें टेराबाइट में चेंज करना है, तो कितने लेवल नीचे आएंगे टेराबाइट तक? 1 2 3। तो 1024 या 1000 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3। ये तो हुआ 1 किलोबाइट का टेराबाइट में कन्वर्जन। और अगर 100 को करना है तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं मेमोरी में। दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अगले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।